चलिए बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा होली के पहले मिले थे और जो भी क्लासेस थे उसके पहले हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग होली के बाद, होली मार्च में थी, अप्रैल में, जून, जुलाई, 4 तो पूरे हो गए, अगस्त चल रहा है, लगभग 4.5 पौने 5 महीने के बाद दोबारा मिल रहे हैं। चलिए बेटा, कोरोना की वजह से हम सब डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई को अब शुरू कर रहे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलेगी, हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जो भी गाइडलाइंस होंगी उनको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब जब तक ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन नहीं मिल रही तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग शांत होकर बैठ जाएं, इंतज़ार करें जब वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद हम लोग पुनः ऑफलाइन क्लासेस को शुरू करेंगे, जो भी सरकार की तरफ से निर्देश होंगे उसके हिसाब से। या दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, तब तक हम लोग ऑनलाइन माध्यम से अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और ना सही उस रफ्तार से, उस एफिशिएंसी से, परंतु थोड़ी कम एफिशिएंसी के साथ ही चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करें। आप लोगों का एक पेपर हाइड्रोलिक मशीन चुनी सर ने कंप्लीट किया है और अब नया पेपर एक शुरू हो रहा है आपका आईसी इंजन्स। इसके साथ 1-2 पेपर और शुरू होंगे या हो रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज नया सब्जेक्ट जिसका नाम है आईसी इंजन्स। अब बेटा देखिए, आईसी इंजन्स जो हमारा है ये हमारा थर्मल एरिया में आता है। तो जो आईसी इंजन्स हमारा सब्जेक्ट्स है ये हमारे थर्मल एरिया में आता है। और थर्मल एरिया में अगर हम लोग कहें बेटा, तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कम से कम 3 अप्लाइड पेपर्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन, एक को हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट और एक को हम लोग बोलते हैं आरएसी। कुछ हद तक इस थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ एक दूसरा थ्योरेटिकल पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर मिलके इन 3 पेपर का आधार तैयार करते हैं। तो हम लोग बेटा जो सब्जेक्ट आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है आईसी इंजन। तो एक चीज तो दिखाई दे रही है कि अगर आईसी इंजन्स को हमें पढ़ना है तो हमें थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। अब समस्या ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, कम से कम M1 के बच्चे, उनका तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे M2 के बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगेगा कि सर हमें तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं है, तो आईसी इंजन तो हमारे काम का है नहीं, हमें समझ में तो आएगा नहीं। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे कि थर्मोडायनेमिक्स कम से कम आपने डिप्लोमा लेवल पे कुछ तो पढ़ी है, तभी आपने डिप्लोमा पास किया है, तो आपके पास थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान है। और रही बात उन बच्चों की जिनको मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया है, तो इस 4-5 महीने के बीच में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह पाए होंगे और उन्होंने रिवीजन भी शायद नहीं किया होगा, तो लगभग वो भी थर्मोडायनेमिक्स भूलने की स्थिति में होंगे। तो अब कायदे से तो बच्चों को रिवाइज करना चाहिए था, बट मान ली उन्होंने रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा। अब सीधी बात है कि थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन नहीं है और आईसी इंजन पढ़ना है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि आईसी इंजन में हर टॉपिक पर हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, बड़े आसानी आप समझ जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के बेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब बेटा जिन बच्चों ने पढ़ रखी है शायद वो भी भूल गए होंगे, शायद उनको रिवाइज करनी चाहिए थी। अब वो रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मास्टर की है, क्योंकि अगर उसको आईसी इंजन पढ़ाना है और वो ये चाहता है कि बच्चों के समझ में आए, तो बच्चों के समझ में आए इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को आनी चाहिए। और बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स नहीं आ रही है तो वो क्या करे? हर उस जगह पे जहां थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ रही है उस थर्मोडायनेमिक्स को समझाए और फिर आगे चले। तो बस हम यही तरीका अपनाएंगे, जहां जहां थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ेगी हम उसको आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए बेटा हम लोग इस आईसी इंजन में शुरू करते हैं। अब बेटा ये आईसी इंजन हमें क्यों पढ़ना है? एक तो हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो कितने प्रश्न आते हैं? तो मैंने कहा अगर बेटा 100 मार्क्स का पेपर माना जाए तो आप मान के चलिए 100 मार्क्स में से मिनिमम जो है 5 नंबर का आईसी इंजन तो हमेशा रहेगा। अगर 5 नंबर का है मतलब 5%, और अधिकतम आप मान सकते हैं 10 नंबर का।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेटा आईसी इंजन का वेटेज 5 से 10% के बीच में है। तो 5 से 10% के बीच में वेटेज है इस पेपर का। तो आईसी इंजन एक तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। दूसरा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमें आईसी इंजन को बड़े ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोगों की जो लाइफ है उसमें जितना ज्यादा आईसी इंजन का इन्वॉल्वमेंट है वो शायद इसके अलावा और किसी टेक्नोलॉजी का नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जीवन में आज के तारीख में आईसी इंजन का इतना ज्यादा उपयोग है कि शायद आईसी इंजन के बिना हम आज के आधुनिक युग में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग है। तो आइए हम लोग आज, चूंकि पहला क्लास है हमारा बेटा, हम लोग सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करेंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम आपको आईसी इंजन्स की दिलचस्प दुनिया में लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट की थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताएं, कुछ अवेयरनेस बताएं, कुछ आम बोलचाल की भाषा में व्यवहारिक चीजें भी बताने की कोशिश करें और आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। आइए शुरू करते हैं। अब बेटा देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं बीच बीच में पिक्चर्स, डायग्राम्स, एनिमेशंस वगैरह का सहारा लूंगा। क्यों? ताकि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। बेटा मेरा मानना है कि टीचर का पहला ड्यूटी यह है कि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर दे। अगर बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप विश्वास मानिए कि टीचर का आधा काम हो गया। अब सिर्फ उसको 50% काम करना है, क्योंकि बच्चे का जब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो बच्चा खुद पढ़ने लगता है, और जब बच्चा खुद पढ़ने लगता है तो बेहतर रिजल्ट देता है। उसके बाद तो टीचर बस क्या करता है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसका श्रेय या क्रेडिट लेता है। तो बेटा मेरा प्रयास होगा कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे, और खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे तो आप निश्चित ही सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। ये देखिए, मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, नेट से निकाले हैं। सबसे पहले देखिए मोपेड। बेटा आज से 20 से 25 साल पहले हमारे टाइम में मोपेड बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। लूना, हीरो पुक, टीवीएस, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देती। क्यों भाई? मोपेड गायब क्यों हो गई? क्या हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की इनकम इतनी ज्यादा हो गई कि मोपेड में जरूरत ही नहीं है? क्या कारण है कि मोपेड मार्केट से गायब हो गई? रही बात, ये पुराना जो स्कूटर है जिसका आधुनिक रूप स्कूटी हो गया है, ये भी बहुत कम उपयोग में आ रहा है। आज के तारीख में आपको मोटरसाइकिल्स मैक्सिमम मिलेंगी, जबकि आज से 20 साल पहले क्या होता था, मोपेड दिखती थी, स्कूटर्स दिखती थी, मोटरसाइकिल इतनी नहीं दिखती थी। तो ये सारी चीजें क्यों ऐसा होता था, शायद हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे आगे तो उसके उत्तर आपको स्वयं मिलते जाएंगे। उसके आगे आइए, देखिए पैसेंजर बस, उसके बाद देखिए ट्रक, ये है ट्रैक्टर, ये है जीप, ये है हमारी मारुति कार छोटी वाली, और ये है 3 व्हीलर। इसके बाद देखिए फरारी, नाम सुना होगा आपने, रेसिंग कार। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्जुन टैंक, और ये देखिए हमारा रेलवे का डीजल लोकोमोटिव या रेलवे का डीजल इंजन। और ये देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, ये हमारी क्या है, पुरानी वाली रेलवे की छुक छुक गाड़ी, भाप वाला इंजन। अब देखिए बेटा, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, इसमें से मोस्टली एप्लीकेशंस आपने देखे हुए हैं, कुछ का प्रयोग भी किया होगा। अब देखिए इसमें 1 से लेके 12 तक ये सभी जो हैं ये आईसी इंजन हैं, जबकि जो 13वां है ये आईसी इंजन नहीं है, ईसी इंजन। तो आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई, उस 13 में से 12 इंजन जो है वो आईसी इंजन है, 13वां जो है वो ईसी इंजन है। लेकिन अगर हम लोग बोलें तो हम सभी को हीट इंजन बोल सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये पानी वाला जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं मैरीन शिप। अब इस मैरीन शिप का इंजन भी डीजल इंजन होता है, एक तरह से आईसी इंजन। इसके बाद ये देखिए बेटा, ये हवाई जहाज है, लेकिन ये आधुनिक हवाई जहाज नहीं है जो प्रयोग होता था, ये पंखी वाला हवाई जहाज है, इसको बोलते हैं प्रोपेलर टाइप का एयरप्लेन। ये बेटा पेट्रोल इंजन पर आधारित हुआ करता था, ये भी आईसी इंजन है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये है आधुनिक हमारा जहाज, आधुनिक विमान, एरोप्लेन, ये हमारा जेट इंजन है। यहाँ पे ये 2 लगे हुए हैं बेटा, ये हमारी गैस टर्बाइंस हैं। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा एरोप्लेन है, जेट प्लेन है, पर फर्क क्या है, इसमें 4 गैस टर्बाइन लगी है, 4 इंजन वाला गैस एरोप्लेन है। और ये देखिए टाइटैनिक शिप, बेटा एक मूवी आई थी जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित थी। एक शिप था टाइटैनिक, आज से 100 साल से भी पहले की घटना है, और वो जब अपनी पहली यात्रा पे निकला था उसी में एक्सीडेंट हो गया था और वो डूब गया था। उसके ऊपर बहुत फेमस मूवी बनी टाइटैनिक नाम से।
इसका जो इंजन था वो ईसी इंजन था। और ये देखिए हमारा थर्मल पावर प्लांट। बेटा हम मैकेनिकल के बच्चे हैं तो हमारे बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलती है थर्मल पावर प्लांट्स में। एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में। इसके अलावा यूपीआरवीएनएल या हर प्रदेश का जो है थर्मल पावर प्लांट है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में। तो ये थर्मल पावर प्लांट में बेटा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे होती है स्टीम टरबाइन। तो एक तरह से ये हमारा जो होता है ईसी इंजन। अब अगर आप देखें यहाँ पे ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, ये आईसी इंजन, जबकि ये दोनों क्या है ईसी इंजन। तो कुल मिला के मैंने बेटा आपको जो 19 एप्लीकेशन दिखाए उस 19 में से 3 हमारे ईसी इंजन है और बाकी सब आईसी इंजन है। अब आप सोचिए कि आज की जो आधुनिक दुनिया है आपकी, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसमें से अगर ये सारी डिवाइसेस ना होती जो आईसी इंजन पे आधारित हैं या ईसी इंजन पे आधारित हैं, घूम फिर के बेटा ये सब हीट इंजन के अंदर आते हैं। हम लोग जब सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। तो सोचिए हमारी दुनिया कैसी होती। इसका मतलब अभी तो मैंने कुछ एप्लीकेशन छोड़ दिए हैं बेटा, और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमारा आईसी का यूज होता है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा इस तरह के पिक्चर्स का हम सहारा लेंगे अपनी पढ़ाई के दौरान और आगे बढ़ते हैं। बेटा कुछ एनिमेशंस हैं, खास करके ये एनिमेशन हम लोग अपने लैब में ही बनाया है। इन कुछ एनिमेशंस होंगे जो हम नेट से डायरेक्टली यूज करेंगे। इसके बाद देखिए ये डिफरेंट टाइप के इंजन्स की वर्किंग है, ये हमने नेट से निकाला है। इस हम लोग क्यों दिखा रहे हैं? ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो। और एक चीज निश्चित है, शुरू की स्लाइड से अब तक या आगे जो कुछ आप देखेंगे उसका उत्तर आपको तुरंत नहीं भी मिलेगा तो आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा। कहने का मतलब मैं इन सब चीजों को अपनी पढ़ाई में जोड़ूंगा। जो चीज जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में जोड़ने लायक होगी उसको जोड़ूंगा, लेकिन मैं शुरुआत में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इन सब चीजों को दिखा रहा हूं। तो आइए बेटा हम लोग अपने आईसी इंजन्स में प्रवेश करें और इसको समझने की कोशिश करें। अब एक चीज देखिए बेटा, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, एनिमेशंस हैं, रुचि डेवलप होगी, व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, अवेयरनेस डेवलप होगी, थोड़ा आईसी इंजन के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रैक्टिकली अच्छा लगेगा, जानकार हो जाएंगे। बट इस सब के बावजूद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आएंगे अगर 10 और 10 में से हम 10 सही नहीं कर पाए या कम से कम 9 सही नहीं कर पाए तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब इस पूरी पढ़ाई को पढ़ते वक्त हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? थ्योरी बेस। मीन्स हम इसका थ्योरेटिकल बेस इस प्रकार से बनाएं कि किसी भी प्रकार का जो प्रश्न आए उसको हम आसानी से समझ के सही सही कर सकें। हाँ, ऐसा करते वक्त अगर हमें प्रैक्टिकली कुछ ज्ञान मिल जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारी बढ़ जा रही है, तो हम उसको लेने से नहीं पीछे हटेंगे। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा होगा कि हमें थ्योरेटिकल हिसाब से पूरी पढ़ाई को करना है, और वो भी मुख्य रूप से डिप्लोमा के या बीटेक एग्जाम पास करने के पर्पज से नहीं, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ के हल करने के हिसाब से। आइए अब बेटा देखिए जो हमारा पूरा सिलेबस है आईसी इंजन का, इस सिलेबस को हमने बेटा 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया। अब बेटा जब इन 7 चैप्टर्स को या इस सिलेबस के आईसी इंजन को हम ऑफलाइन में कवर करते थे, बेटा ये तो आप सबको मालूम है कि हम लोग जो है ऑफलाइन में पढ़ाते थे। इस बार पहली बार हम लोग ऑनलाइन में शुरू कर रहे हैं, वो भी मजबूरी है, आप समझ रहे हैं। बेटा एक चीज मेरे नजरिए से, या हो सकता है आप भी मेरी बात से सहमत हो, कभी भी ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन का विकल्प नहीं बन सकती, पूरी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त हमारी मजबूरी है तो हम ऑनलाइन में चीजों को ले जा रहे हैं। आइए तो जब हम लोग इसको पढ़ते थे ऑफलाइन मोड में तो बेटा हमें 60 घंटे से लेके 70 घंटे का समय लगभग लगता था इस पूरे को करने में। इसका मतलब कि ये जो पूरी पढ़ाई थी हमारी, ये 60 से 70 घंटे में कंप्लीट होती थी। अब जब हम इसको ऑनलाइन में कंप्लीट करेंगे तो आप निश्चित है ये जान लीजिए कि जो टाइम लगेगा वो 70 घंटे से कुछ ज्यादा लग सकता है। कितना लगेगा मुझे भी अनुमान नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाते वक्त इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बच्चे तो सामने हैं नहीं, कैमरे को देख के पढ़ाना है, आप कुछ विशेष ज्यादा हमसे पूछ भी नहीं पाएंगे। तो हमें खुद ही इस चीज को एहसास करना है कि इस जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, या अमूमन इस जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, तो उस जगह पे रुक के उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो कितना समय लगेगा? एक चीज तय है, शायद 70 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आइए अब हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझें। बेटा सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन। बेटा ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बनता। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स या जो उसके पार्ट्स होते हैं, सिलेंडर, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशैफ्ट, फ्लाई व्हील, इन सब के बारे में। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इंजन 2 प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन।
या 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। तो हम लोग करते क्या है, इन सभी इंजन्स की कार्य विधि पढ़ते हैं या कार्य सिद्धांत पढ़ते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में कौन सा इंजन बेहतर है या फायदेमंद है और किस मायने में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और पेट्रोल और डीजल, इन सभी इंजन का प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनको हम लोग दूसरे नाम से भी कहते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की स्टडी करते हैं। अब बेटा इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं कंपटीशन रेशियो पे आधारित, तो उसको हम मान सकते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, न्यूमेरिकल टॉपिक नहीं है, तो जो आएंगे उसको भी देखेंगे। बेटा इस थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर करने में हमें कम से कम 16 घंटे का समय लगता है और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। हाँ, इस 16 घंटे में जरूर इसकी जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस शीट होती है वो भी इंक्लूडेड है, वो भी कंप्लीट हो जाए। अब बेटा दूसरा चैप्टर हमारा है गैस पावर साइकिल। इसको हम थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं बोल सकते, इसको हम बोला करेंगे सर ये एनालिटिकल प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर है। कहने का मतलब इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं है, जो कुछ है वो एनालिसिस है। एनालिसिस किसकी है? साइकिल्स की। गैस पावर साइकिल, कौन सी साइकिल्स आपने नाम सुना होगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। अधिकांश जगहों पे सिलेबस में ये तीनों साइकिल्स थर्मोडायनेमिक्स में ली जाती हैं, लेकिन हम जानबूझ के इनको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं लेते। कॉर्नॉट साइकिल तक हम थर्मोडायनेमिक्स में लेते हैं, लेकिन ऑटो डीजल ड्यूल साइकिल को हम आईसी इंजन में ले आते हैं। अब इसके पढ़ने में बेटा कम से कम 8 घंटे का समय लगता है। अब इस चैप्टर को पढ़ते वक्त एक विशेष बात है कि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, और थर्मोडायनेमिक्स में भी मेन करके मुख्य रूप से आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का ज्ञान, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह, अगर प्रोसेसेस का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है तो इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है, या कह सकते हैं कि आपको बहुत कम समझ में आता है। तो अब एज ए टीचर हमारी ड्यूटी होगी कि जब भी हम गैस पावर साइकिल आपको पढ़ाएं, इसके पढ़ाने के पहले कम से कम 4 से 6 घंटे आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का बेस बनाएं। तो अब आप विश्वास करिए, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो इस चैप्टर के पहले हम 4 से 6 घंटे आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनाएंगे, ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आनंद भी आए और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर बेटा हमारा जो है, ये फिर हमारा थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन इसमें से कभी कभी न्यूमेरिकल बनते हैं। डिप्लोमा लेवल पे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं, गेट और ईएस में तो आते ही आते हैं। इस चैप्टर का नाम है बेटा पावर एंड एफिशिएंसी। अब बेटा देखिए, इंजन के अंदर जो हम ताकत पैदा करते हैं, जो शक्ति पैदा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 3 प्रकार की होती है। ये सब आपने पढ़ रखा है, कोई नई बातें नहीं है। आप बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर, तो हम वो यही पढ़ते हैं। इसके साथ साथ बेटा हमारे इंजन में हम लोग तरह तरह की एफिशिएंसी को पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी, एक को बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके अलावा भी कुछ और एफिशिएंसीज होती हैं। इन सब का डिस्कशन, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं पावर एंड एफिशिएंसी के चैप्टर में, और इसमें भी बेटा हमें कम से कम 8 घंटे का समय लगता है। इसके बाद बेटा हम चौथे चैप्टर पे आ रहे हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। अब बेटा थोड़ा समझना शुरू करिए। एसआई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं, और सीआई इंजन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ एसआई एंड सीआई इंजन, मतलब कि हमारे पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में जो ईंधन है वो किस तरह सप्लाई किया जाता है, और सप्लाई करते वक्त उसके साथ किस तरह की हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें भी हमें बेटा 8 घंटे समय लगते हैं, लेकिन ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। आप मान सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कम से कम डिप्लोमा लेवल पे तो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं, जो आम बोलचाल में आप समझिए, कार्ब्यूरेटर। हालांकि बेटा अब देखिए, पेट्रोल इंजन में अब कार्ब्यूरेटर यूज नहीं होता। जो आधुनिक पेट्रोल इंजन हमारा है उसमें कार्ब्यूरेटर को अब हम इस्तेमाल नहीं करते। अब हम नई चीज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं MPFI। शायद आपने नाम सुना हो, MPFI। MPFI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, और डीजल इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल पंप या इंजेक्टर। तो इन सब चीजों की पढ़ाई हम लोग इस चौथे चैप्टर में ही करते हैं। तो हम लोगों ने बेटा 1 से लेकर 4 चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको समझा है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा 1 से 4 चैप्टर तक में हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे ये चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी, मतलब कम से कम आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको उसके बारे में 100% क्लैरिटी के साथ बिल्कुल साफ साफ सारी बातें क्लियर ना हो। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके कॉलेजेस में जब पढ़ाया गया शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया, या हो सकता है टीचर ने तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया बट आपका उस वक्त तो उद्देश्य सिर्फ एग्जाम पास करना था। अब आप जितना ध्यान लगा के पढ़ते हैं शायद पहले नहीं पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि अब तो आपको नौकरी चाहिए, अब तो आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, आप जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल जो भी हो, शुरू के 4 चैप्टर में मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा वो आपको कम से कम सुनने में नया नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 5वां चैप्टर है बेटा, डिप्लोमा लेवल के सिलेबस में 5वां चैप्टर इतना ज्यादा नहीं रहता है। इस 5वें चैप्टर का नाम है कंबस्शन इन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, अर्थात पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो फ्यूल है वो कैसे जलता है, कंबस्टन फिनोमिना, दहन का जो कॉन्सेप्ट है हम वो लेते हैं। आपने 2-3 नाम शायद सुने होंगे, डिटोनेशन, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, कीटेन नंबर, ये सब जो चीजें हैं वो इसी में आती है। ये भी बेटा प्योरिटिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें भी मुझे कम से कम 8 घंटे का समय लगता है। हाँ, इस चैप्टर में एक बड़े इंटरेस्टिंग 2 सवाल बनते हैं, अक्सर वो बुक में भी मिलेंगे, आपको गाइड्स में भी मिलेंगे, इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं, या आम बोलचाल में भी हम लोग पूछ लेते हैं किसी से कि बताओ भाई पेट्रोल इंजन है उसमें डीजल डाल दे या डीजल डाल के चलाएं तो क्या होगा, या डीजल इंजन है उसमें पेट्रोल डाल दे तो क्या होगा। इसका मतलब इस तरह के जो बेसिर पैर के सवाल इनको हम कहते हैं, उन सब की बातें इसी में होंगी। अब बेटा इसके बाद एक और चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं गैस टरबाइन। ये चैप्टर फिर जो है सेकंड चैप्टर की तरह है, अर्थात ये चैप्टर भी जो है थ्योरेटिकल नहीं है, ये भी कैसा है, एनालिटिकल प्लस न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। हाँ, इसके न्यूमेरिकल कम से कम आपके डिप्लोमा लेवल में पूछे जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। गेट वगैरह में एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इधर आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं ऑटो पावर ऑटो साइकिल पे या डीजल साइकिल पे, आते भी हैं, ऑब्जेक्टिव किताबों में हैं भी, बट आपके लेवल पे गैस टरबाइन के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अब देखिए बेटा 3 साइकिल तो हम यहां पढ़ लेते हैं, खास करके कौन कौन सी, यहां पे हम लोग 3 साइकिलें पढ़ लेते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। ये 3 साइकिल हम यहां पढ़ लेते हैं, और यहां पे हम एक स्पेशल साइकिल पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेटॉन साइकिल। अब चूंकि बेटा ये भी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो मानी बात है इसको पढ़ने के लिए भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने से पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का पूरा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, जो भी मुझे आता है, अपनी पूरी क्षमता जो भी मेरी है उसके हिसाब से, तो आपको वो बेस यहां पे भी काम आएगा, अर्थात इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर के पहले आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का बेसिक आइडिया दे चुके होंगे। ओके, अब गैस टरबाइन में कितना समय लगेगा, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा बेटा, इसमें करीब 6 घंटे का समय लगेगा। अब बेटा इसके बाद जो 7वां चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल है, इसको मैंने नाम दे रखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस में बेटा मैंने उन चीजों को कवर करने की कोशिश की है आईसी इंजन की जो एग्जाम के हिसाब से उपयोगी हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु उनको मैंने 6 चैप्टर्स में कवर नहीं किया है। अब मैंने 7वें चैप्टर को 6 भागों में बांट रखा है। ए, lubrication system of IC engine, B, cooling system of IC engine, C, ignition system of IC engine, D, IC इंजन में प्रयोग होने वाले फ्यूल, वो फ्यूल जो वर्तमान में प्रयोग हो रहे हैं। अब बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम जो वर्तमान में फ्यूल आईसी इंजन में इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। दुनिया में ये कहा जाता है कि जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत या मुख्य कारण है वो क्या है, ये आईसी इंजन से। इसीलिए हम धीरे धीरे आईसी इंजन्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। एक अनुमान है कि आने वाले 25 से 30 साल के बाद इस दुनिया में आईसी इंजन का नामो निशान नहीं बचेगा, लेकिन तब तक हो सकता है हम भी ना बचें और 20 से 25 साल के बीच में आपको भी नौकरी मिल चुकी होगी। तो हमें इसलिए पढ़ना है कि फिलहाल तो एग्जाम में आ रहा है और आने वाले 10 से 20 साल आता रहेगा। अदरवाइज आईसी इंजन का भविष्य, खास करके जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल हैं, वर्तमान में जो हम पारंपरिक ईंधन यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, उनके साथ इसका भविष्य कोई बहुत सुनहरा नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है।
तो हम यहाँ पे दो तरह के फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। एक वो जो वर्तमान में हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जिनसे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, और एक वो जिनको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, जैसे एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, एथेनॉल, मेथनॉल या वैकल्पिक ईंधन जो है। तो हम कन्वेंशनल फ्यूल भी पढ़ेंगे और ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी पढ़ेंगे। इसका मतलब हम पढ़ेंगे डी में फ्यूल। अब इनके कारण जो पोल्यूशन होता है उसको पढ़ेंगे ई में, और भी कुछ चीजें होंगी जो छूट जाएंगी, उनको हम पढ़ेंगे एफ में। अब बेटा इस पूरे को कवर करने में हो सकता है मुझे कम से कम 12 घंटे का समय लगे। तो अब अगर आप देखें 16, 8, 24, 8, 32, 8, 40, 8, 48, 6, 54 और 12। अच्छा, तो बेटा करीब करीब 66 आवर्स का मेरे पास तो पूरा हिसाब किताब है, लेकिन मैंने 70 घंटे आपसे मांगे हैं और 70 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका मतलब अगर कहीं पे थोड़ा सा कम समय ज़्यादा भी लगा तो हम 70 घंटे के आसपास इस सिलेबस को आपकी संतुष्टि और साथ साथ अपनी संतुष्टि, क्योंकि बेटा देखिए कि हमने अगर पढ़ाया तो आप भी संतुष्ट होने चाहिए, लेकिन मुझे भी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैं जो पढ़ाना चाहता था, जितना मैं आपको बताना चाहता था, मैं बता पाया। अब बेटा मैं इसमें कितना सफल होऊंगा ये तो मैं नहीं जानता। ये तो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप ही डिसाइड करोगे कि आपको आईसी इंजन समझ में आया कि नहीं आया, या मैं कितना सफल रहा। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा इस सब्जेक्ट को आम बोलचाल की भाषा में रोचक बनाते हुए और थ्योरी के सही कॉन्सेप्ट देते हुए आपको समझाने की कोशिश करूं, और साथ ही साथ आपके कम से कम 10 में से 9 सवाल या 90% क्वेश्चन आप हर एग्जाम में आईसी इंजन के कर पाएं। कोशिश तो ये रहेगी 100% करिए, लेकिन आप देखेंगे बेटा आगे चल के कि कुछ सवाल एग्जाम में, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे आते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिर पैर के सवाल, उनके आंसर्स निकालना संभव नहीं होता है। इसीलिए मैं 90% का टारगेट लेके चल रहा हूं। आइए बेटा हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आईसी। अब देखिए बेटा हम प्रवेश कर गए पहले चैप्टर पे। 20 मिनट करीब ले चुके हैं क्लास। 20 मिनट में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, गपबाजी की, बातचीत की नहीं बेटा। हमने आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस किया, हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हम लोग इस आईसी इंजन में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये आईसी इंजन होता क्या है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसका व्यवहारिक तौर पे कितना प्रयोग हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसका भविष्य थोड़ा डामाडोल है, थोड़ा भविष्य अंधकारमय है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर ईंधन इस्तेमाल होते हैं उन ईंधनों से प्रदूषण होता है। सर प्रदूषण क्यों होता है, उसे प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, और ऑनलाइन स्टडी है। हमेशा आप देखिए, मैं अब आपके सामने नहीं हूं, आप मेरे क्लास में नहीं है कि मैं आपको डांट दूंगा और कहूंगा बार बार ध्यान लगाओ। तो आपको स्वयं ध्यान लगाना है। आप कैसे ध्यान लगाओ उसके भी तरीके हमने डेवलप किए हैं, वो हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बीच बीच में मैं आपको बोर्ड की तरफ लाऊंगा। अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं तो एक चीज तय है बेटा, ये आप अपने को धोखा दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा ख्याल करिएगा, जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती। आप हमें धोखा देना चाहते हैं, दुनिया को धोखा देना चाहते हैं, क्या अपने माँ बाप को भी धोखा देना चाहते हैं? नहीं बेटा, हर बच्चे की ड्यूटी है कि अपने माँ बाप के जो भरोसे है उसको मत तोड़िए, उसका भरोसा कायम रखिए और हमेशा कंसंट्रेट करके पूरे ध्यान लगा के पढ़िए। तो ऑनलाइन स्टडी का ये मतलब नहीं कि आप रिलैक्स वे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडी में भी आपको फोकस की जरूरत पड़ेगी, और शायद ऑफलाइन से ज्यादा आपको डिसिप्लिन, अनुशासित वे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है ना। आइए शुरू करते हैं। अब बेटा देखिए, फर्स्ट चैप्टर को नाम दिया हमने फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन का मतलब अंतर्दहन इंजन की मूलभूत बातें। अब इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे। अब मैंने बेटा इस पूरे कंटेंट को, इस पूरी सामग्री को जो फर्स्ट चैप्टर में है उसको 15 छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। 1.1 से लेके 1.8, 1.9 से लेके 1.15। इसका मतलब पहले चैप्टर में हम ये 15 चीजें बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा 1.1, जिसको हम बोलते हैं हीट इंजन्स, टाइप्स, आईसी इंजन वर्सेस ईसी इंजन। तो हम लोग पहला टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट इंजन्स, टाइप्स और आईसी इंजन वर्सेस ईसी इंजन। मतलब आइए शुरू करते हैं बेटा। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहां देखिए, एक हमने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। अब इस ब्लॉक डायग्राम दिखाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, इसको आप देखिए और भूल जाइए, बिल्कुल फोकस मत कीजिए, मैं सोचे कि तुरंत समझ में आ जाएगा। बस एक चीज देखिए कि आपको पढ़ना है आईसी इंजन। क्या इस ब्लॉक डायग्राम में कहीं आईसी इंजन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब ये है हमारा आईसी इंजन जिसको हमें पढ़ना है।
और इसके नीचे ये सब है, मतलब हमें ये सब भी पढ़ना है। लेकिन ये आईसी इंजन आ कहां रहा है? सर ये आईसी इंजन तो आ रहा है हीट इंजन में। इसका मतलब आईसी इंजन एक प्रकार का हीट इंजन होता है। और सर इस हीट इंजन में एक दूसरा प्रकार भी है जिसको आप कहते हैं ईसी इंजन। इसका मतलब हमारी पढ़ाई आईसी इंजन से शुरू ना होकर कहां से शुरू होनी चाहिए? हीट इंजन से। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हीट इंजन क्या होता है, तो आइए शुरुआत कर रहे हैं। हीट इंजन क्या होता है? सर हमें तो आईसी इंजन पढ़ना है, हमें हीट इंजन थोड़ी पढ़ना है। अरे भाई हीट इंजन पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं आईसी इंजन, एक को बोलते हैं ईसी इंजन। और फिर उस आईसी इंजन को लेके 60-70 घंटे पढ़ाई कर डालेंगे, हमें जो जरूरत है वो काम हो जाएगा। तो अब बेटा हीट इंजन क्या है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहता हूं कि भाई देखो, हीट इंजन एक डिवाइस है। हीट इंजन एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा, ये एक युक्ति है, या कभी कभी अगर थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में बोले तो जुगाड़ है। बेटा हिंदुस्तान आधा तो जुगाड़ पे ही चलता है। हीट इंजन इज ए डिवाइस जो करती क्या है? इनपुट पे हीट एनर्जी लेती। इसका जो इनपुट होता है हमको देते क्या है? इसको देते हैं उष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा या हीट, जो भी आप बोलिए, जिसका सिंबल क्या होता है? क्यू। और ये आउटपुट पे हमें क्या देती है? ये आउटपुट पे देती है मैकेनिकल वर्क। अब बेटा कभी कभी हम लोग इसको मैकेनिकल वर्क को मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। आप यांत्रिक ऊर्जा बोलिए या यांत्रिक कार्य बोलिए, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो अब इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग W से। अब क्या हुआ बेटा कि इसका मतलब हीट इंजन एक डिवाइस है जो इनपुट पे हीट लेती है और आउटपुट पे वर्क देती है। वर्क को हम लोग मैकेनिकल वर्क बोले या मैकेनिकल एनर्जी बोले, सब एक ही। अब ये जो हीट है और ये जो वर्क है, ये दोनों ऊर्जाएं हैं। अब बेटा एसआई प्रणाली में जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो होता है जूल, उससे बड़ा होता है किलो जूल, उससे बड़ा होता है मेगा जूल, और आजकल तो बेटा गीगा जूल की भी बातें होती है। इसका मतलब इसका जो मात्रक होता है एसआई प्रणाली में जूल, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल है। और चूंकि ये भी एनर्जी है तो यहां पे भी मात्रक सेम है। अब बेटा चूंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है, तो जरा थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या सिखाती है? थर्मोडायनेमिक्स हमें सिखाती है बेटा, देखिए थर्मोडायनेमिक्स है क्या। हम लोग यहाँ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप विश्वास कीजिए मैं हर उस चीज को बहुत धीरे धीरे बोलूंगा जो जरूरत है। अब अगर आप मुझसे कहें कि सर थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो मैं अभी थर्मोडायनेमिक्स में जाके थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा नहीं दे रहा हूं। मैं आम बोलचाल की भाषा में आपको कह रहा हूं कि भाई थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, एनर्जी या ऊर्जा का विज्ञान है। ऊर्जा का विज्ञान है। अब जब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हमें यह कहता है कि देखिए जनाब, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम स्टोर्ड एनर्जी और एक को बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिशन या बहने वाली ऊर्जा। तो अब देखिए बेटा, ऊर्जा दो प्रकार की है। स्टोर्ड एनर्जी जिसको संग्रह कर सके, स्टोरेज कर सके, एक उस प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरी होती है ट्रांजिशन एनर्जी, जो बहने वाली ऊर्जा, जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो अब हमारी हीट और वर्क दोनों ऊर्जाएं हैं। यस सर, ये किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं? क्या ये स्टोर्ड एनर्जी में आती हैं, क्या एनर्जी इन ट्रांजिशन आती है? तो मैंने कहा बेटा ये स्टोर्ड एनर्जी में नहीं आती, ये किस में आती हैं? ट्रांजिशन एनर्जी में आती है, या कह सकते हो एनर्जी इन ट्रांजिट या बहने वाली ऊर्जा। और थोड़ा सा अगर हम इसको कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं बेटा, ये वो दो माध्यम है जिसके द्वारा हम ऊर्जा को एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं ऊर्जा के ट्रांसफर के मोड्स हैं। हीट और वर्क जो है इसके द्वारा ही हम ऊर्जा लेते देते हैं। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर मोड्स हैं हीट और वर्क। तो ये एनर्जी इन ट्रांजिशन है। हमने इतनी बात की। अब बेटा इसके साथ साथ थोड़ा सा और बातें करें, फिर हम जाके हीट इंजन को परिभाषित करेंगे। अब बेटा देखिए कि हीट इंजन में हमें आउटपुट पे क्या होता है? वर्क मिलता है। अब चूंकि वर्क मिलता है तो हम लोग बोला करते हैं प्लस डब्ल्यू। जब कोई चीज मिल रही है तो प्लस डब्ल्यू। तो इसका मतलब हीट इंजन क्या करता है? वर्क देता है कि वर्क खाता है? नहीं सर, ये खाता तो हीट है, देता क्या है? वर्क। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो डिवाइसेस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जो वर्क देती हैं और एक होती है जो वर्क खाती हैं।
तो यहां पे आउटपुट क्या है, वर्क मिल रहा है, ये वर्क देंगी, तो हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो डिवाइस है ये कैसी डिवाइस है, ये साइक्लिक डिवाइस है बेटा। ये कैसी डिवाइस है, साइक्लिक डिवाइस है। तो साइक्लिक का मतलब क्या है, दो पहिए वाली साइकिल नहीं, यहां पे साइकिल का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में होता है थर्मोडायनेमिक साइकिल या ऊष्मागतिकी चक्र, इसमें कॉर्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, एटकिंसन साइकिल और पता नहीं कौन कौन सी होती, मुझको भी ज्यादा नहीं मालूम है। अब हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, क्या परिभाषित कर रहे हैं, देखिए, हीट इंजन इज ए साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। हीट इंजन इज ए साइक्लिक work producing device in which we give heat as a input and it gives work as a output। सर आप तो पूरा अंग्रेजी बोलने लगे, घबराइए मत बेटा, जितनी हिंदी मैं बोलूंगा आपके साथ उतनी सामान्यतः बोलना आसान नहीं होती। मैंने शुरुआत में थोड़ा सा अंग्रेजी बोल दी। तो बेटा हीट इंजन का मतलब ऊष्मीय इंजन क्या है, ऊष्मीय इंजन एक चक्रीय क्रम पे आधारित जुगाड़ है जिसमें हमें कार्य मिलता है, और कार्य चूंकि मिलता है तो पहले करता क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा खाता है और हमें कार्य देता है। तो इसका मतलब ऊष्मीय इंजन जो है वो चक्रीय क्रम पे कार्य करता है। चक्रीय क्रम पे कार्य करने का मतलब है कि किसी न किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल को पालन करता है। आइए बेटा, तो हमने इस हीट इंजन को परिभाषित करने की थोड़ी सी कोशिश की धीरे धीरे। अब बेटा देखिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो हीट इंजन हमसे क्या बोल रहा है, हीट इंजन बोल रहा है तुम मुझे हीट दो मैं तुम्हें वर्क दूंगा, तुम मुझे ऊष्मा दो मैं तुम्हें कार्य दूंगा। अब बेटा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आजादी का आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमारे एक लीडर हुआ करते थे, वो कहा करते थे कुछ ऐसा ही। तो आपको हीट इंजन क्या कह रहा है, तुम मुझे हीट दो मैं तुम्हें कार्य दूंगा, कुछ याद आ रहा है? इनमें से किसी लीडर को, किसी नेता को आप जोड़ सकते हैं? बेटा इन चार लीडर्स को मैं अपने लिए कम से कम जब भी कुछ होता है, मुझे प्रेरणा की जरूरत होती है, तो मैं इन चार को ही याद करता हूं, या कह सकते हैं कि मैं इनको अपना रोल मॉडल बनाने की कोशिश करता हूं। बना तो नहीं सकता कभी, इतने महान व्यक्ति हैं ये लोग, लेकिन हाँ गुस्सा मेरा है। तो इसका मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ऊष्मा दो मैं तुम्हें कार्य दूंगा। तो आइए बेटा हम लोगों ने हीट इंजन को परिभाषित करने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हीट इंजन हो गया, मैंने कहा नहीं बेटा हीट इंजन की पहली परिभाषा हो गई, कम से कम हम ये समझने लगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, जब भी हम पढ़ाई करेंगे खास करके ऑनलाइन में, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई के बीच बीच स्वयं अपने तरफ से ऐसे लिखेंगे क्रॉस क्वेश्चन। का मतलब क्या है, क्रॉस क्वेश्चन। अब बेटा मैं इस हीट इंजन पे 3 क्रॉस क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है? तो इसका क्या पर्पज है? मैंने कहा देखो बेटा, अगर हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे होते तो कोई बच्चा हाथ उठाता है, सर ये क्या हुआ, सर ऐसा कैसे होगा, या क्लास के बाहर आके हमसे पूछता है। तो बेटा हम लोगों ने करीब 30 साल तो टीचिंग की ही है, कम से कम एक पॉलिटेक्निक में। तो कुछ जगहों पे हमें आइडिया है जहां पे बच्चे अक्सर पूछते हैं। तो अब चूंकि आप हमारे सामने तो है नहीं, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बीच बीच में उन प्रश्नों को स्वयं उठाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी आपके कुछ प्रश्न बच सकते हैं। तो बेटा हम लोग इस अपने ऑनलाइन पढ़ाई में तरीका क्या अपनाने जा रहे हैं, 3 से 4 क्लास या 4 से 5 क्लास रिकॉर्डेड रहेंगे, और उसके बाद छठा क्लास क्या होगा, एक लाइव क्लास होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उन 5 चैप्टर्स में अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लाइव डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली सारे क्लास अगर लाइव किए जाएं तो उतना बहुत ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने एक देखा है कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सूट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी तरह की समस्याएं हैं बेटा। अभी भी जो इंटरनेट की स्पीड चाहिए, क्योंकि हम जब लाइव होंगे तो हमें यहाँ से इसको अपलोड करने के लिए स्पीड चाहिए, और उसी समय अगर आप देखना चाहते हैं लाइव तो आपको भी वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड चाहिए। तो अभी बेटा हमारे देश में ये डिजिटल जो लर्निंग है या डिजिटल की तरह से पढ़ाई है वो शुरुआती दौर में है। तो अभी इसमें कुछ समस्याएं हैं, बट जो भी हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन जो हमें लगता है वो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव। तो हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन 1। अभी क्रॉस क्वेश्चन 1 क्या है जरा देखिए। आपने हमसे कहा सर ये बताइए कि ये एनर्जी है, मैंने कहा यस। सर ये भी एनर्जी है, मैंने कहा यस। सर ये एनर्जी इन ट्रांजिशन है और ये भी एनर्जी इन ट्रांजिशन है, मैंने कहा यस। सर इसका मतलब बहने वाली ऊर्जाएं हैं, मैंने कहा यस।
थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दोनों सेम प्रकार की ऊर्जाएं हैं, दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिशन है। मैंने कहा यस। तो सर ये बताइए, अगर दोनों ही ऊर्जाएं हैं, दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिशन हैं या ट्रांजिएंट एनर्जीज हैं, बहने वाली ऊर्जा हैं, तो सर आप हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? Why you want to convert heat energy into work? Why you want to convert heat energy into work? सर इस हीट एनर्जी को वर्क में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? ऐसे क्या बात है? तो मैंने कहा ये बात तो सोचने वाली आई। अब बेटा इसका उत्तर हम दो तरह से आपको देंगे। एक तो थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में देंगे, जो किताबी भाषा होती है, जिससे आप उत्तर देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और दूसरा आंसर हम देंगे आम बोलचाल की भाषा में, जो हम आप समझ सकते हैं, जो किसी लेमैन या सामान्य आदमी के साथ डिस्कस हो सकती है। तो आपने बोला सर ऐसा क्यों? तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में जवाब देने की कोशिश की कि देखिए बेटा, हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी। पहली बात तो ये है। तो लो ग्रेड एनर्जी हमारी है, हम इसको हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर। अच्छा, और हम क्या बता रहे हैं आपको कि हीट इज ए डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम इसको क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर। तो हीट इज ए डिसऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क इज ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बेटा ये दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन ये दोनों बातें जो है थर्मोडायनेमिक्स की दृष्टि से हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक भाषा में, आपने जवाब दे दिया, लेकिन कोई लेमैन है, उसको आप पहले लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी बताइए, फिर एनर्जी का डिसऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बताइए। काफी डिटेल में बताना पड़ेगा, 2 लाइन में समझाना आसान नहीं होगा। तो हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स के इस गुण आंसर के अलावा इसको आम बोलचाल में समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज तो तय है कि आप ये जवाब दे सकते हैं किसी को, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक दृष्टि से आंसर हो गया। अब हम इसको आम बोलचाल में इस आंसर को देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम क्रॉस क्वेश्चन 1 पे ही हैं। अब हमने क्या किया, इसको आम बोलचाल के तरीके से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अब मैंने कहा देखिए बेटा कि हीट एनर्जी जो है वो लेस यूजफुल, हीट एनर्जी जो है बेटा वो लेस यूजफुल, या कह सकते हैं लेस यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि हमारी वर्क जो है वो मोर यूजफुल या मोर यूजेबल, जैसा भी कहना चाहें आप बेटा, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जो ऊष्मा है सर वो लेस यूजफुल है, कम उपयोगी है, और कार्य जो है वो ज्यादा उपयोगी है। तो सर हम कम उपयोगी जो एनर्जी का रूप है उसको अधिक उपयोगी रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं सर यहां पे लेस यूजफुल का मतलब क्या है? मैंने कहा देखिए बेटा, आइए जरा समझें। अगर हमारे पास ऊष्मा है तो ऊष्मा का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कोई भी ईंधन जला दीजिए, आपको ऊष्मा मिलेगी, उससे क्या कर सकते हैं? आप अपना खाना पका सकते हैं। आपने ईंधन है उसको जला दीजिए, ऊष्मा मिले, क्या कर सकते हैं? पानी गर्म कर सकते हैं, चाय कॉफी बना सकते हैं, ठीक है, टोमेटो सूप बना सकते हैं। इसका मतलब पानी गर्म कर सकते हैं, चाहे कॉफी पी सकते हैं। अगर हमारे पास ऊष्मा मिल गई है तो भी कर सकते हैं, कोयला जला दीजिए, आयरन में भर दीजिए, आप इसको आयरन कर सकते हैं, मतलब कपड़ों को इस्त्री कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, शर्ट पैंट। और क्या कर सकते हैं? अगर आप ऊष्मा जला दीजिए तो ठंड के समय में, विंटर सीजन में हम तपाई कर सकते हैं या अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। तो इसका मतलब हीटिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ उपयोग हो जाए। ये सब हमारे क्या है? ऊष्मा के उपयोग हैं। लेकिन अगर हमने इस ऊष्मा को इसके ज्यादा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा समझिएगा बेटा, जब हम यांत्रिक कार्य कहते हैं या मैकेनिकल वर्क कहते हैं तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी आता है और इसमें रोटरी मोशन भी आता है। दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के ही फॉर्म है। तो हम लोग करते क्या हैं? हम लोग के लिए ज्यादा उपयोगी कौन सा है? ये रेसिप्रोकेटिंग वाला है? नहीं, हमारे लिए इससे ज्यादा उपयोगी है रोटरी मोशन। तो हम करते क्या हैं? इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सोचिए अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो सकता है? पहिया नाच रहा है, एक्सेल पे लगा दीजिए, आपकी मोटरसाइकिल, मोपेड,
स्कूटर, रेसिंग कार, शिप, जो भी इंजन चलेगा उसको आप पहिए पे ताकत ले लीजिए। कैसे ताकत ट्रांसफर होती है इंजन से पहिए पे, हम लोग मिसलेनियस चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर ट्रेन, कैसे पावर ट्रांसफर होती है। इसका मतलब आपके जितने ऑटोमोबाइल्स हैं वो इस पे काम करेंगे। उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए आपको बस काइनेटिक एनर्जी मिल गई है तो आप क्या कीजिए, एक कॉइल को नचाइए और मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा, वो कॉइल जब नाचेगी मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास तो बिजली पैदा हो जाएगी। अब वो बिजली पैदा हो गई तो क्या हो सकता है, बिजली पैदा हो गई तो वो सारे कार्य हो सकते हैं जो ये हो रहे थे। खाना पकाना है, उस बिजली से हीटर जला लो, कॉइल वाला हीटर जला लो, नहीं तो इंडक्शन चूल्हा जला लो, खाना पक जाएगा। पानी गर्म करना है, इमर्शन रॉड रख दो, पानी गर्म हो जाएगा। इस्त्री करनी है, इलेक्ट्रिक आयरन से इस्त्री कर लो। कमरे को ठंडा करना है या गर्म करना है, ठंडा करना है तो समर एसी यूज कर लो उसी बिजली से, और गर्म करना है तो विंटर एसी यूज कर लो। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में कि सर ये तो बिजली से चलेंगी सारी चीजें, आप तो यहां मैकेनिकल वर्क कहते हैं। तो अब बेटा देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फिर एक यहां पे पेज। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि ऊर्जा जो बहती है उसके दो रूप होते हैं, एक को बोलते हैं हीट और एक को बोलते हैं वर्क। अब वो परिभाषित कैसे करती है, वो ये कहती है कि जो बहने वाली ऊर्जा है, अगर इसके बहने का कारण, इसके फ्लो होने का कारण टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब तापांतर की वजह से अगर ये बह रही है तो ये कहलाएगी हीट। लेकिन अगर इसके बहने का कारण इस डेल्टा टी के अलावा कुछ भी है, प्रेशर में डिफरेंस है उसकी वजह से हो रहा है, विभव में या वोल्टेज में डिफरेंस है उसकी वजह से एनर्जी बह रही है, दोनों ही परिस्थिति में इसको क्या बोलेंगे, कार्य। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एक ही चीज जानती है, बहने वाली ऊर्जा दो ही रूप में होती है, या तो वो होती है उष्मा हीट और या वो होती है कार्य। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी हमारे लिए कार्य का ही एक रूप है। तो इसका मतलब अब सोचिए हर वो कार्य जो आप उष्मा से करते थे वो तो आप कर ही लेंगे, साथ ही साथ आपकी पूरी पहिया नाच रहा है, उससे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलेगी आपका। और अगर आपके पास घूर्णन गति मिल गई तो उससे क्या करें, मिक्सी भी चला सकते हैं या आप आटा पीस सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीवी चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं, और बिजली के जितने बल्ब जल सकता है, लाउड स्पीकर चल सकता है, स्पीकर चल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब आप समझिए बेटा इलेक्ट्रिसिटी के कितने उपयोग हो सकते हैं। अब सोचिए कि भगवान जी ने हमको ये दिया, अच्छा इसको अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बेस कर, तो अब बेटा कहीं ना कहीं लेस यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब थोड़ा सा इसी में हम एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं हीट को हम वर्क करना क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कि जो कम उपयोगी है उसको हम अधिक उपयोगी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी और एक बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लें बेटा। अब जरा देखिए हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। अब हम यहां पे ये तो कह चुके हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं भाई हीट को वर्क में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो जवाब है सर वो कम उपयोगी फॉर्म है हीट का, कम उपयोगी रूप है, उससे हम लिमिटेड कार्य कर सकते हैं, और ये हमारा ज्यादा उपयोगी रूप है। लेकिन अब विडंबना देखिए क्या है कि हीट एनर्जी जो है वो लेस यूजफुल है या लेस यूजेबल है, लेस यूजफुल है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है, और ये अबेंडेंस में है। अबेंडेंस में है का मतलब प्रचुर मात्रा में है, अबेंडेंस का मतलब है प्रचुर मात्रा में, जबकि हमारा जो वर्क है वो मोर यूजफुल है, अधिक उपयोगी है। लेकिन ये आसानी से उपलब्ध नहीं है बेटा, ये डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ ये लिमिटेड है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो बेटा विडंबना देखिए या विरोधाभास देखिए कि जो चीज कम उपयोगी है वो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है, और जो चीज हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है वो हमारे पास मुश्किल है और सीमित रूप से उपलब्ध है। मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। बेटा इजीली अवेलेबल से मेरा मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी फ्यूल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आज ही या नेक्स्ट लेक्चर में, फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, आप जला दीजिए, कंबशन करा दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और तापमान चाहिए, जल जाएगा।
तो आपको उष्मा मिल जाएगी आसानी से। बहुत कोई बड़ा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, फ्यूल को जलाने के लिए बहुत बड़ा जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्यूल को अच्छी तरह से जलाने के लिए, एफिशिएंटली जलाने के लिए जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी, वो सब हम लोग करेंगे। लेकिन फ्यूल को जलाना है बहुत आसान है, और प्रभु ने हमको प्रचुर मात्रा में ये दिया है। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी हम लोग पेट्रोल डीजल इन सब की, क्योंकि हमने क्या किया है, जिस रफ्तार से हमें स्रोत मिल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से हम खपत कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो आइए, आसानी से उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जबकि हम लोग यहां पे बात करें तो बेटा देखिए, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका रूप देखते हैं। बहती हुई हवा, तेज गति से चल रही है हवा, आपने क्या लगा दिया सामने, विंड मिल लगा दी या पवन चक्की लगा दी। ये तेज हवा आई और इसने पवन चक्की को चला दिया। अब ये पवन चक्की जो नाच रही है, आपको इसको ब्लेड को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर ब्लेड अच्छी तरह से डिजाइन होंगे तो चक्की प्रॉपर नाचेगी, और वरना नहीं। अक्सर देखते हैं कभी कभी हम लोग का जो सीलिंग फैन होता है, अगर उसका पर थोड़ा सा मुड़ जाए तो हवा नहीं फेंकता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें आ रही है, मोटर को धारा मिल रही है, उसके बाद भी हवा नहीं फेंकता। क्यों? क्योंकि ब्लेड का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब उसको अच्छी तरह से, ऑप्टिमम तरह से चलाने के लिए आपको उसको डिजाइन करना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल काम है फ्यूल जलाने की तुलना में, कम से कम। दूसरा, अगर हमारे पास मान लीजिए पानी है, उस पानी को ऊंचाई पे उपलब्ध है, डैम है, जलाशय है, उसमें पानी है, उस पानी को आप पेन स्टॉक से लाए और आपने पानी वाली चरखी, वाटर टरबाइन को हम यही बोलते हैं, पानी वाली चरखी के ऊपर मारा, और फिर वही चरखी है तो फिर उसके ब्लेड पिक्चर में आ गए। ब्लेड अच्छी तरह से डिजाइन किए जाएंगे तो आपको ज्यादा कार्य मिलेगा। इन दोनों ही स्थिति में देखिए कि मैकेनिकल कार्य को पाना उतना आसान नहीं है जितना आसान ऊष्मीय ऊर्जा को पाना था। इसका मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और साथ ही साथ देखिए बेटा, ये लिमिटेड है। लिमिटेड है, अब आपकी पवन चक्की कब चलेगी? जब तेज गति से हवा चलेगी। अगर हवा नहीं चल रही है या धीरे गति से चल रही है तो आपको आपकी चक्की, पवन चक्की या विंडमिल नहीं चलेगी। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर देखें, जो पानी है, जलाशय में पानी है, उस पानी को पेन स्टॉक से नीचे लाया आप, वाटर टरबाइन पे मारा उसको धार के रूप में, और पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को आपने ऑल्टरनेटर या जनरेटर जो भी बोलिए उसको लगा के बना लिया आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन फिर वही बात, जलाशय में जो पानी का स्तर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेनफॉल पे या वर्षा पे। अब होता क्या है, प्रभु की मर्जी। कभी कभी बारिश करता ही नहीं है तो सूखा पड़ जाता है, और कभी कभी बारिश इतनी कर देता है बाढ़ आ जाती है। आजकल क्या है, अगस्त का मंथ है, हमारे बिहार का हाल देखिए क्या हुआ। तो पानी बरसा, ऊपर से नेपाल ने कुछ पानी छोड़ दिया। आजकल नेपाल की थोड़ा चाइना से दोस्ती बढ़ गई है तो हमें दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो बाढ़ आ गई है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए लिमिटेड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप देख रहे हैं, तो हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे पास जो इजिली अवेलेबल एनर्जी प्रचुर मात्रा में है लेकिन कम यूजफुल है, उसको हम, वो जो डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन मोर यूजफुल है, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो क्रॉस क्वेश्चन 1 मैंने उठाया था, या जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था बेटा, तो कम से कम मैं जितना करना चाहता था मैंने उसको किया। अब ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ कि नहीं, हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के दृष्टि से डायरेक्टली उतना फायदेमंद ना हुआ हो, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य सिर्फ देखिए क्या है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हम लोग के पास आते हैं, उनको 3 साल में जो पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी कॉलेज में, शायद वो उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाई है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ उसको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है, हमें उसको सब्जेक्ट भी पूरा पढ़ाना है जीरो से, और सब्जेक्ट पढ़ा के पहले हमें उसको डिप्लोमा स्तर तक लाना है और फिर डिप्लोमा स्तर से ऊपर ले जाना है। क्योंकि देखिए बेटा, आज के तारीख में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका लेवल काफी बढ़ चुका है। अब उसका लेवल वो डिप्लोमा लेवल से थोड़ा ऊपर है। अगर ये डिप्लोमा है और ये बीटेक है तो आप समझिए हमको, अगर आपको सफल होना है तो डिप्लोमा से कम 50% ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि 0 से लेके ये 100 जो है ये बीटेक का लेवल है, तो हमें कम से कम अगर 50 जो है डिप्लोमा का लेवल है तो हमें करना पड़ेगा इस 50 से तो काफी ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब हमारा काम क्या है, धीरे धीरे बेस भी बनाना है, हर उस चीज को डिस्कस करना है जो आपको पहले से मालूम है। हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ये हम लोग की ड्यूटी है कि हम डिस्कस करें। तो बेटा हम लोगों ने पहला क्रॉस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, जिसको हमने कहा कि लेस यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हीट है उसको मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वर्क है उसमें कन्वर्ट करते हैं। आइए बेटा हम लोग अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा देखिए, पहला क्रॉस क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया, अब हम दूसरे क्रॉस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं।
अब आपकी तरफ से एक प्रश्न आया कि सर एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो दोनों ही एनर्जी है, दोनों ही ट्रांजिशन फॉर्म की एनर्जी है, बट एक वो है जो डेल्टा टी के कारण बहती है और एक वो है जो डेल्टा टी के कारण किसी डेल्टा टी के अलावा किसी भी कारण से बहती है। मैंने कहा यस। तो सर एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य बन रही है। मैंने कहा यस। तो आपने कहा, अब देखिए क्रॉस क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखिए आपने कहा सर FLOT, बेटा इसका हम प्रयोग कई बार करेंगे अपने इसमें भी, पूरी पढ़ाई में, पूरे थर्मल में, चाहे मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊं, चाहे मैं RAC पढ़ाऊं, चाहे मैं थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊं, हर जगह ये करूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपने हमसे कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है बेटा, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ये बेटा क्लास 6 से हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ये क्या कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ऊर्जा नष्ट होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती। और जब इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं तो कहते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। लेकिन जब इस स्टेटमेंट में ऊर्जा को हीट और वर्क के रूप में देखने लगते हैं तो यही हमारा बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, जहां पे हम एनर्जी के दो रूप हीट और वर्क के रूप में बातें करते हैं। इतनी बात हो गई। अब यहां से प्रश्न उठता है, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ बोलने की कोशिश की, क्योंकि ये बेटा सबको मालूम होगा, तो मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी से बढ़ाया। अब आपका प्रश्न क्या आया, आपने कहा सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो जो सर इस कथन का या स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। देखिए इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ये पहला हिस्सा है। ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, दूसरा हिस्सा है। तो ऊर्जा सर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हीट इंजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कहते हैं कि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, उसका पालन कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है। तो आपने पूछा सर क्या हीट इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बेटा जो बच्चे इसमें डिप्लोमा होल्डर्स हैं, मोस्टली सभी हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? वो सब बेटा मोस्टली नॉर्दर्न बेल्ट के हैं या उत्तर भारत के हैं, और उसमें से भी अधिकांशतः कितने कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ बिहार, या थोड़ा सा हो सकता है सेंट्रल इंडिया से भी हो, राजस्थान से भी हो, या छत्तीसगढ़, झारखंड, इसी के हैं, अधिकतर उत्तर प्रदेश के हैं। तो बेटा हमें ये आइडिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे जो उत्तर भारत है, इसमें मोस्टली खासकर डिप्लोमा लेवल पे हिंदी का प्रचुर रूप से इस्तेमाल होता है। मुझे इसका बेटा आइडिया है। हम लोग IIT में थे तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अदरवाइज। तो बेटा पिछले करीब 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का विशेष आग्रह होता है कि सर हिंदी में कराइए। तो हम उनकी इस बात को तो नहीं मानते कि हम हिंदी में कराएंगे, क्योंकि देखिए बेटा टेक्निकल पढ़ाई हिंदी में करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तो हम उनसे कहते ठीक है आप पढ़ना शुरू करिए, आपको लास्ट में जाते जाते अगर दिक्कत आएगी तो आप बताइएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि शुरू में हम हिंदी ज़्यादा बोलेंगे और धीरे धीरे आपको हिंदी और इंग्लिश में परस्पर सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे हम देखेंगे जबकि आप अपने आप पिकअप ले रहे हो हिंदी का, तो हम हिंदी को कम करके इंग्लिश की शब्दावली यूज करते जाएंगे। जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा कि हमारी बोलचाल की भाषा इंग्लिश होगी, शब्दावली टोटली इंग्लिश हो जाएगी। जबकि शुरू में क्या होगा, शब्दावली इंग्लिश प्लस हिंदी कंबाइंड रहेगी। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का जो द्वितीय कथन है वो तो पालन हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट का पालन हो रहा है। अब आपने प्रश्न उठाया कि सर ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, मतलब तो सर ये उत्पन्न कहां से हुई? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो आपने कहा सर ये हीट एनर्जी आई कहां से? तो अब मेरा जवाब क्या है कि देखो बेटा ये हीट एनर्जी कहां से आई। अब एक चीज होती है फ्यूल, जो बेटा अभी अगला टॉपिक होने वाला है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फ्यूल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईंधन। बेटा इस फ्यूल के अंदर क्या होती है? इस फ्यूल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो बेटा ये जो फ्यूल है या ईंधन है, इसके अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। और हम करते क्या है,
इस फ्यूल का कंबस्चन करते हैं। कंबस्चन की हिंदी होती है दहन। तो सर फ्यूल का कंबस्चन करते हैं, बेटा इसको आसान अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं जलाना या बर्निंग। तो बेटा जो फ्यूल है, ईंधन है, उसमें रासायनिक ऊर्जा है। हमने उसका कंबस्चन कर दिया, मतलब उसका दहन करा दिया, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है ऊष्मीय ऊर्जा। और फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या करते हैं? यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब ये जो हम लोगों ने सेकंड क्रॉस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ, तो ऊष्मागतिकी के नियम का सेकंड पार्ट पूरा हो गया। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना नष्ट होती है, तो उत्पन्न कहां से हुई ऊष्मीय ऊर्जा? सर ये रासायनिक ऊर्जा से हुई। अब आप ये भी प्रश्न उठा सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा कहां से उत्पन्न हुई, तो बेटा इसके लिए हम लोगों को इसके पीछे जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी। हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो उसके पीछे की स्टडी हमारे परव्यू में नहीं आती है। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। ओके, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा बस इसको टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। अब देखिए कि हम लोगों ने दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो अब हम बस परिभाषित कर रहे हैं हीट इंजन। तो आज क्या हुआ? देखिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमने हीट इंजन परिभाषित किया। हम क्या कह रहे हैं? देखिए हम ये कह रहे हैं कि हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जिसमें हम फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा को या फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कंबस्चन के पश्चात ऊष्मीय ऊर्जा में और तत्पश्चात उस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं बेटा, हम लोगों का सब्जेक्ट आज शुरू हो गया और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने आज परिभाषित करने की कोशिश की हीट इंजन। तो बेटा आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था। अभी तो हम आईसी इंजन पे पहुंच ही नहीं पाए हैं, टाइम लगेगा बेटा, 2-3 घंटे लगेंगे आईसी इंजन में पहुंचने पे। तो हम चाहते हैं कि हम लोग क्लास को आज पहले क्लास को यहीं पे रोकें और जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।